न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। अपने ज़माने में इतनी ज़्यादा पीते थे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पीने वाले लोग थे वो भी इनको देख के हैरान हो जाते थे कि ये बंदा इतनी मतलब कैसे पी लेता है, और इतनी ज़्यादा पीने के बाद इतने अच्छे शेर कहाँ से लाता है। कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस सैमी ब्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ आज हिंदुस्तान के अजीम शायर में से एक शायर मिर्ज़ा गालिब के मकबरे पर, जो कि बहादुर शाह जफ़र के महल में शायरी किया करते थे। काफ़ी अजीम शायर हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में आखिर तक, देखिए मिर्ज़ा गालिब का मकबरा और जानिए उनके बारे में कुछ ऐतिहासिक बातें। तो चलते हैं। तो फाइनली गाइस मैं अभी हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पर आ चुका हूँ, और ये देखिए आप स्टेशन का व्यू, काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है यहाँ का। अब यहाँ से गालिब के मकबरे पर जाने के लिए मुझे पकड़ना पड़ेगा रिक्शा। तो जैसे ही मैं स्टेशन के बाहर निकला, मुझे अपने सामने काफ़ी सारे बैटरी वाले रिक्शे देखने के लिए मिले, जिसमें से मैं एक में बैठ गया और चल दिया मैं मकबरे की तरफ। गाइस दिल्ली की हाईवे में जाम में फंसना तो कंपलसरी है। आप कोई से भी हाईवे पर निकल जाओ, दिल्ली में जाम मिलना तो 100% श्योर है। और जब मैं मेट्रो स्टेशन से रिक्शे में बैठकर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे दिखाई दिया रेलवे स्टेशन। और इस रेलवे स्टेशन के पास आपको खाने के छोटे छोटे काफ़ी सारे ढाबे देखने के लिए मिल जाएंगे। गाइस आपने वो वाली कहावत तो सुनी होगी, इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। और मैंने आज देख भी ली। ये देखिए इन ट्री वाले भाई साहब ने क्या जुगाड़ लगाई है, मतलब तार को हैंडल से टच करो तो हॉर्न बज जाता है। वाह। तो अब ये देखो, इस पुल की जो ऊंचाई है वो समथिंग होगी 7 से 8 फीट की, और ये अपनी गाड़ी अंदर लेके जा रहा है पूरे 12 फीट की। अभी ये गाड़ी वाला खुद तो फंस चुका है बहुत ही बुरी तरीके से, साथ में हमको भी फंसा देता अभी। वो तो शुक्र है कि हम निकल आए। खैर एक तो वैसे हम इस दिल्ली की जाम की वजह से लेट हो चुके हैं, तो अब सब कुछ कट करते हैं और हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह होते हुए चलते हैं गालिब के मकबरे पर। तो फाइनली गाइज अभी हम हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर आ चुके हैं। और ये जो अभी आप मेरे सामने सफ़ेद बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है दिल्ली का सबसे बड़ा मरकज़, और यहाँ पूरी दुनिया से जमातें आती हैं। तो पहले चलते हैं गालिब के मकबरे पर। तो अभी ये जो आप मेरे सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है मिर्ज़ा गालिब की एकेडमी। अब इसकी तामीर खुद उन्होंने की थी या उनके बाद में किसी ने इसको बनवाया है, इसका मुझे अभी पता नहीं चल पाया है। इसी एकेडमी के बराबर में मिर्ज़ा गालिब का मकबरा, जो मुझे इस तख्ती से पता चला। तो जैसे कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मुझे रास्ता ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसके चारों तरफ दरवाजे बने हुए हैं और हर दरवाज़ा लॉक्ड है। तो अभी पीछे मैंने एक शॉपकीपर से पूछा था, तो उन्होंने मुझे फिर से गालिब एकेडमी के पीछे से इसका रास्ता बताया है। तो चलते हैं। तो फाइनली गाइज ये है हिंदुस्तान के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब के मकबरे का एंट्री गेट। तो अब चलते हैं अंदर, और अंदर आके मैंने देखा कि यहाँ तो बच्चों के खेलने का ग्राउंड बना हुआ है। गाइस मकबरे पर आने के बाद मैंने देखा कि मकबरे पर ताला लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ के खेलने वाले कुछ बच्चों से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसकी चाबी एक गार्ड के पास रहती है। जब भी यहाँ कोई घूमने के लिए आता है तब गार्ड इसका लॉक खोलते हैं। तो जब मैंने गार्ड अंकल से इसका लॉक खोलने के लिए कहा, तो उन्होंने मुझसे बोला कि इसका गेट मैं आधे घंटे के बाद खोलूँगा, और फ़ोन में रील्स देखने लगे। तो मैंने सोचा कि अब मैं आधा घंटा कैसे स्पेंड करूं, तो मैंने उनको थोड़ा सा मतलब पटाने की कोशिश करी। तो फाइनली थोड़ी देर के बाद गार्ड अंकल जो है उनका मूड चेंज हो गया और वो गेट खोलने के लिए तैयार हो गए। तो चलते हैं पीछे पीछे, गेट खुलता है और उसके बाद अंदर एंटर होते हैं। लॉक खुलवाने के बाद मैं अभी अकेला ही अंदर जाऊँगा, मेरे साथ में कोई और दूसरा बंदा नहीं है। तो अभी लॉक खुलवाते हैं और चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर का व्यू। तो गाइस आप ये जो पूरी जगह देख रहे हैं, इसको 12 खम्बा बोला जाता है, और इसके अंदर 12 कब्रें बनी हुई है, और सारी की सारी कब्रें बहादुर शाह जफर के ज़माने की है। उनके ज़माने में जो भी उनके खास मेहमान थे बहादुर शाह जफर के, वो सारे यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पर 12 कब्रें, और इसी 12 खम्बा के बीच में थोड़ा अंदर जाके बनी हुई है हिंदुस्तान के अजीम शायर
मिर्ज़ा गालिब की कब्र। तो चलते हैं मिर्ज़ा गालिब की कब्र की तरफ और उनकी कब्र की ज़ियारत करते हैं। तो चलिए। तो ये जो आप सारी कब्रें देख रहे हैं, ये 12 कब्रें यहाँ पे बनी हुई हैं और इस जगह को 12 खंबा बोलते हैं। और ये जगह निज़ामुद्दीन दरगाह के एकदम पास में बनी हुई है। तो चलते पहले मिर्ज़ा गालिब की कब्र की तरफ, जो इस वाले गेट से होते हुए उधर साइड पे बनी हुई है। और यहाँ पे भी ये कुछ कब्रें हैं बहादुर शाह जफ़र के ज़माने की। इनको देख के लगता है कि ये जो कब्रें बनी हुई है ये सारी लेडीज़ की हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो अंदर में कब्रें दिख रहा था उन पे ऊपर एक निशान बना होता है, एक तख्ती टाइप का। ये नहीं है, अंदर वाली जो कब्रें वो सारी जेंट्स की हैं। और इन देख के मुझे लगता है कि ये वाली कब्र जो है वो लेडीज़ की बनी हुई है, लेकिन ये किसकी ये मुझे भी पता नहीं चला है। और इसी के बराबर में इस साइड पे आपको मिलेगी मिर्ज़ा गालिब की कब्र। तो चलते हैं, इस वाले गेट से होते हुए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप लोग कितना ज़्यादा पुराना है, मतलब काफ़ी साल पुराना है ये। तो चलते हैं मिर्ज़ा गालिब की कब्र की तरफ। तो फाइनली गाइस यहाँ आराम फरमा रहे हैं हिंदुस्तान के बहुत ही अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब, जो बहादुर शाह जफ़र के महल में शायरी किया करते थे। और उस ज़माने में इनको शायरी के 50 रुपये महीना मिलता था, यानी कि हर महीने 50 रुपये इनकी सैलरी थी। और ये जो आप लोग इनका मकबरा देख रहे हैं, ये पूरा संगमरमर से बना हुआ है, पूरा सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसके अंदर का व्यू दिखाऊँ तो इनके ऊपर अभी चादर चढ़ी हुई है। अभी मैं जूते पहना हुआ हूँ तो इसके अंदर अभी नहीं जा सकता। और मिर्ज़ा गालिब के रोज़े के एकदम जस्ट सामने लिखा हुआ है इनका आखिरी शेर, जो इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे फेमस शेर है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। वो सामने मिर्ज़ा गालिब का रोज़ा और इसी के जस्ट सामने एक सफ़ेद तख्ती पे इनका एक आखिरी शेर लिखा हुआ है, जो हिंदुस्तान में इस वक्त काफ़ी फेमस है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। ये मिर्ज़ा गालिब का आखिरी शेर था जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे। जब इनका इंतकाल हुआ था तो उस वक्त इन्होंने इस शेर को पढ़ा था और आज ये हिंदुस्तान में काफ़ी फेमस शेर है। और मिर्ज़ा गालिब के रोज़े के जस्ट पीछे इनके परिवार की कब्रें बनी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये एक कब्र, ये एक, ये और मिर्ज़ा गालिब की कब्र के जस्ट पीछे जो कब्र बनी हुई है ये मिर्ज़ा गालिब की बीवी की कब्र है। इनका नाम अमराव बेगम था। और इसी कब्र के जस्ट बराबर में जो कब्र बनी हुई है वो मिर्ज़ा गालिब के ससुर जी की है, यानी कि अमराव बेगम के पिताजी की कब्र बनी हुई है इनके जस्ट बराबर में। और यहाँ पर छोटी छोटी कब्रें भी काफ़ी बनी हुई हैं। तो आप लोग 1 2 3, एक ये 4, एक ये 5 और भी कब्रें यहाँ पे, एक वो वहाँ पर बनी हुई है 7, यानी कि 7 कब्रें यहाँ पे छोटी बनी हुई हैं और 4 कब्रें बड़ी बनी हुई हैं, जिनमें से एक कब्र मिर्ज़ा गालिब की बीवी की है और एक उनके ससुर की। और ये वाली जो कब्र है ये बहादुर शाह जफ़र के भाई की है शायद, मतलब मैंने यहाँ पे पता किया था तो मुझे ये बताया गया कि एक कब्र इनमें से बहादुर शाह जफ़र की है और शायद ये वाली कब्र है वो। और ये वाला जो रोज़ा है आप लोग देख सकते हैं, ये रोज़ा है। और ये वाला रोज़ा जो आप लोग देख रहे हैं वो सरदार मोहम्मद समरियार खान की बनी हुई है, जो शायर निज़ामी थे, जो मिर्ज़ा गालिब की कब्र के जस्ट पीछे बनी हुई है। यहाँ पे जो मिर्ज़ा गालिब का मकबरा है इसी के पीछे से एक रोड गया है हज़रत निज़ामुद्दीन के दरगाह की तरफ। तो अभी इसके बाद मैं हज़रत निज़ामुद्दीन के दरगाह पे भी जाऊँगा, वहाँ भी घूम के आऊँगा। ये मिर्ज़ा गालिब जो थे वो 1797 में पैदा हुए थे और इन्होंने 1869 में वफ़ात पाई थी। कहा जाता है कि एक बहुत ही मशहूर शायर थे और आज भी हिंदुस्तान के इतने मशहूर, मतलब इनकी टक्कर आज भी कोई नहीं ले सकता सारी लाइन में। ये बहादुर शाह जफ़र के महल में काम किया करते थे और उस वक्त बहादुर शाह जफ़र इनको 50 रुपये महीना दिया करते थे। और उस वक्त ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी हिंदुस्तान पे हमारे, तो इनका वजीफ़ा भी आता था ब्रिटिश सरकार की तरफ से 700 रुपये महीना, यानी कि 700 रुपये महीना इनको ब्रिटिश सरकार देती थी और 50 रुपये महीना बहादुर शाह जफ़र दिया करते थे। 13 साल की उम्र में इन्होंने अमराव बेगम से शादी की और अमराव बेगम से इनकी 7 औलादें हुई और सातों की सातों औलादें इंतकाल कर गई, उनमें से एक भी औलाद जीवित न रही। इसी कारण इन्होंने पीना शुरू किया और ये पीने के बहुत ही ज़्यादा आदी हो गए थे, क्योंकि काफ़ी गमगीन थे। 7 औलाद और सातों की सातों औलाद का इंतकाल हो जाना तो दुखदायक तो है, मतलब कोई भी इंसान इतना नहीं सह सकता। तो काफ़ी ज़्यादा गमगीन थे और उसी हालत में इन्होंने पीना शुरू किया। और इनके शायर बनने की वजह ये थी कि जब ये बहुत ही मतलब गरीब ख़ानदान से थे, ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं था इनके पास, जब ये बहादुर शाह जफ़र के महल में नौकरी किया करते थे और फिर इनके पास जो कुछ भी था वो सारा का सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कब्ज़े में कर लिया।
फिर इनके पास कुछ भी ना था। फिर इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको हुक्म दिया कि आप यहाँ आगरा छोड़कर दिल्ली चले आओ। तो मिर्ज़ा गालिब ने एक गधे के ऊपर किसी से कर्जा लेके एक गधे के ऊपर शराब की बोतलें लाद कर पैदल आए थे आगरा से दिल्ली। यानी कि इतने ज़्यादा पीने के आदी हो चुके थे और शराब की हालत में ही उन्होंने शायरी करना शुरू की। अपने ज़माने में इतनी ज़्यादा पीते थे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पीने वाले लोग थे वो भी इनको देख के हैरान हो जाते थे कि ये बंदा इतनी मतलब कैसे पी लेता है और इतनी ज़्यादा पीने के बाद इतने अच्छे शेर कहाँ से लाता है। और इनका एक शेर ये भी था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। ये शेर भी इनका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और जब मैं पढ़ता था, मतलब जब मैं 10th में था, तब मिर्ज़ा गालिब का एक चैप्टर था उर्दू की बुक में 10th में और इंटर में इसके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते थे। लेकिन अब पता नहीं ये इनका पैराग्राफ है या निकाल दिया, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन जब मैं 10th में था उस वक्त इनका पूरा पैराग्राफ था, इनका पूरा बायोडाटा बुक के अंदर, उर्दू की बुक के अंदर लिखा हुआ था। लेकिन अब नहीं पता वो है या गवर्नमेंट ने निकलवा दिया। ये हिंदुस्तान के बहुत ही अजीम शायर में से एक शायर है। जैसे अल्लामा इकबाल थे उसी तरह मिर्ज़ा गालिब है। काफ़ी हद तक मतलब ऐसा शायर शायद अब कोई ना हो पाए मेरी नज़र में। इनका जो रोज़ा है वो निज़ामुद्दीन दरगाह के जस्ट सामने है। आप यहाँ आओगे तो आप निज़ामुद्दीन दरगाह से बिल्कुल इसके सामने इसका रोज़ा है। यहाँ पर अक्सर गेट लगा रहता है। मैंने भी गार्डन से गेट खुलवाया था, वो यहाँ बैठे रहते हैं। अगर कोई आता है घूमने के लिए तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं, लॉक खुलवा के अंदर आ जाएँ और आप लोग उसको घूम सकते हैं। कोई रोक नहीं है, कुछ मना नहीं है इसमें आने के लिए। आप अगर फूल वगैरह लाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पेश हो जाते हैं, फूल भी ला सकते हैं। तो अभी ये जो आप मेरे सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये है मिर्ज़ा गालिब के नाम से एकेडमी है, मिर्ज़ा गालिब एकेडमी। आप जब भी यहाँ आओगे तो आपको रोड से ही एकेडमी देखने के लिए मिल जाएगी। मेरी तरह आपको यहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। इस एकेडमी के जस्ट पीछे बना हुआ है मिर्ज़ा गालिब का मकबरा, तो आप आ सकते हैं इस एकेडमी के थ्रू। तो अभी शुरू में जो मैंने आपको लेडीज़ और जेंट्स की कवर में फ़र्क दिखाया था वो ये रहा। लेडीज़ की जो कवर होती है उसके ऊपर तख्ती टाइप का बना होता है एकदम प्लेन सीधा, और ये बनी हुई है। अगर जेंट्स की कवर आप लोग देखें इसके ऊपर अलग निशान होता है, थोड़ा सा उठा हुआ रहता है ये वाला हिस्सा इसका। तो ये लेडीज़ और जेंट्स की कवर में फ़र्क आपको काफ़ी मकबरों में देखने के लिए मिल जाएगी। तो फाइनली गाइस ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।